डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं, जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी से जो बीएड कर रहे हैं, उनके एग्जाम में ये सवाल आता ही है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इनके बारे में आज हम लोग देख लेते हैं क्या किस प्रकार से है। अगर आप इस चीज़ को हूबहू लिख लीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम हर टॉपिक को, हर इसमें जो भी दोष खामी जितने भी चीज़ हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किए हैं। और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, जैसे कि वर्ग, जाति, जो भी नारी के बारे में हर पॉइंट को डिस्कस किए हैं। तो अगर आपसे किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनके बारे में बताइए, तो आप उनके लिए ये जो आंसर राइटिंग है, ये जो आंसर तैयार किया गया है, उसके लिए सफिशिएंट आंसर है। और ये एक दो पेज के लिए नहीं है, ये लगभग वीडियो बड़ी होने वाली है, क्योंकि हर चीज़ को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट लिखा गया है। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। 1968 में सर्वप्रथम भारत की शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई, परंतु 1968 में शिक्षा नीति के प्रस्तावों एवं प्रावधानों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। जनवरी 1985 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करके उसे लागू करने की घोषणा की, जिसमें कि शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर समीक्षा की गई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, जो कि राहुल गांधी के पिता थे, उसी के समय ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये आई थी और उसी ने ये व्यवस्था विश्लेषण करके ये समीक्षा की गई, क्योंकि उन्होंने देश के नाम अपने प्रसारण में कहा था। श्री राजीव गांधी ने जब वो देश के जनता को अपने प्रसारण के माध्यम से सूचना दे रहे थे, तो उसने कहा था कि देश को ऐसी नीति दी जाएगी जो देश को आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करेगी। इन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता तथा नैतिकता जैसे कार्यों का विकास होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है कि उसका जो दृष्टिकोण था, उसका जो कहने का एक जरिया था, उसने देश को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से 21वीं शताब्दी के लिए जो चल रहा है, ये 21वीं शताब्दी ही चल रहा है, वो तैयार करेगी, 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदु कौन कौन से, उनके बारे में पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। शिक्षक के पुनर्गठन, बचपन की देखभाल, बचपन की महिला सशक्तिकरण और वयस्क साक्षरता पर अधिक ध्यान दिया गया। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस किस पे ध्यान दिया गया? देखिए, पहला जो है शिक्षक के पुनर्गठन, दूसरा बचपन की देखभाल, बचपन की महिला सशक्तिकरण और एक वयस्क साक्षरता पर अधिक ध्यान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1986 की नीति के शिक्षा में आधुनिकीकरण और IT की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है। IT पर
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकांश सरकारी योजनाएं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, जैसे कि आपको पता है 2001-2 के समथिंग में सर्व शिक्षा अभियान आया था। मिड डे मील योजना, ये जो बच्चों को सरकारी स्कूल में दोपहर का भोजन करवाया जाता है मिड डे मील योजना के तहत। नवोदय विद्यालय, कई स्टूडेंट नवोदय का एग्जाम देके नवोदय विद्यालय जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में IT का आयोग का 1986 के तहत ही ये जितनी भी योजना जो है ये NPE 1986 के तहत ही शुरू किया गया था। ये जितनी भी अधिकांश सरकारी योजना है ये जो है 1986 का ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में इसीलिए सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट है विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्वायत्तता को भी स्वीकार किया गया, जिसका अतीत में विरोध किया गया था। अभी जो पहले पुराने समय में ये विद्यालय और कॉलेजों की स्वायत्तता को स्वीकार किया गया, पहले समय में इनका विरोध किया गया था एक समय में, लेकिन इन सभी चीज़ों को इसमें स्वीकार कर लिया गया। संवैधानिक प्रावधान, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल क्या क्या था, क्या क्या दिया गया है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से मतलब 1968 से 1986 में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दूसरा पॉइंट जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा भारत के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी। नीति में ग्रामीण और शहरी कॉलेजों में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। पहली NPE 1968 में जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने, दूसरी NPE प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में लागू किया। आप इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इंदिरा गांधी के समय भी NPE आया था जो कि 1968 में आया था, फिर राजीव गांधी के समय भी 1986 में लागू किया गया। ये उसी का दूसरा पार्ट था, जैसे कि वर्तमान समय 2020 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 2020 में नया NEP जारी किया गया, जिसको नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 कहा जाता है। इसमें भी कुछ बदलाव होने वाले हैं, इसमें भी अलग अलग चीज़ का। लेकिन 1986 का जो था, जो हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं 10+2+3 के अंतर्गत, वो था 1986 के तहत ही हम लोगों का ये चला है। लेकिन अब आने वाला जो होगा स्टूडेंट वो 2020 के अनुसार ग्रेजुएशन करेगा, जो कि उनका एक अलग फॉर्मेट तैयार किया गया है। आप उनको भी देख लीजिएगा, वो भी प्लेलिस्ट में दिया गया है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में क्या क्या प्रावधान किया गया, उस वीडियो को चाहे तो आप देख सकते हैं। हो सकता है कि BEd में आने वाले समय में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे काठौरी कमीशन। 1964 और 66 के समय काठौरी कमीशन आया था। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि असमर्थ बच्चों को भी शिक्षा ग्रहण करने का उतना ही अधिकार है जितना सामान्य बच्चे को। इस आयोग ने असमर्थ बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। इनके द्वारा की गई सिफारिशें 1968 में लागू की गई थी। 1968 की शिक्षा नीति में असमर्थ बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की बात की गई थी। इनके अनुसार सामान्य बच्चों के साथ और समर्थ बच्चों के समान शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है काठौरी कमीशन जब आया था 64-66 के समय अपनी रिपोर्ट जब बताया, तो उसमें कहा कि जो असमर्थ बच्चे हैं, जो कि पढ़ नहीं सकते हैं, जो कि विकलांग है या फिर अंधे हैं, मतलब उसको कोई न किसी वजह से पढ़ने में असमर्थ है, उनको भी अधिकार है कि वो भी पढ़े। वो भी एक आम बच्चे की तरह, जो नॉर्मल बच्चे हैं, सामान्य बच्चे, उनके तरह इनको भी पढ़ाया जा सके। उसने अपनी रिपोर्ट में ऐसा बताया और उसी को ध्यान में रख के आज आप लोग देख रहे होंगे कि सभी बच्चों को एक समान पढ़ाया जाता है। सभी बच्चों को उतना ही अधिकार दिया गया है जो सामान्य बच्चे को है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे देश में विशिष्ट शिक्षा को बढ़ावा देने का सिद्धांत। पहला देखते हुए भाषा का विकास। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र को लागू किया, जिसमें भाषा जो था हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। इन नया NEP जो है इसमें भी क्षेत्रीय भाषा को इंक्लूड किया गया है। उसमें मातृ लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो मातृ लैंग्वेज है उसमें बच्चे को पढ़ाया जाए कुछ एक एज तक, जैसे कि प्राथमिक स्कूल तक एक बच्चे को उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए जिस लैंग्वेज में वो माँ बाप के साथ बड़े हुए हैं, माँ बाप उनको बड़े किए हैं, उसी भाषा के रिगार्डिंग उसको पढ़ाया जाए। तो इसी में भी त्रिभाषा को लागू किया गया था, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा थी। कोई भी राज्य अपने क्षेत्र के अनुसार अपनी भाषा को चुन सकता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी राज्य जो भी राज्य है अपने हिसाब से वो क्षेत्रीय लैंग्वेज को चुन के बच्चे को पढ़ा सकता है। दूसरा पॉइंट है सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर। उसके बारे में देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यह सिफारिश की गई कि सभी को शिक्षा ग्रहण करने के समान अवसर मिलना चाहिए। उनका सुझाव था कि ग्रामीण, पहाड़ी,
ग्रामीण या पहाड़ी या ऐसे क्षेत्र जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच रही है वहाँ तक शिक्षा पहुँचाई जाए। आपको पता ही होगा बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ के स्कूल की व्यवस्था नहीं की गई थी। पहाड़ी एरिया जो है जहाँ पे पहाड़ी लोग निवास करते हैं वहाँ पर स्कूल की व्यवस्था, या ऐसे क्षेत्र जहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर शिक्षा पहुँचाई जाए। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत जगह एक प्राथमिक स्कूल या फिर सभी गांव में कस्बे में स्कूल खुल गई है। तो यही शिक्षा 1968 और या 1986 के समय जो NEP आया था, NPE आया था, उसी के रिगार्डिंग ये सब आप आज देख रहे हैं कि इतना इतना विकास हो रहा है या फिर इतना इतना सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं। वो अलग बात है कि सरकारी स्कूल की दशा वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। जो सरकार की मंशा थी कि हाँ सरकारी स्कूल के माध्यम से बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दे पाएँ, लेकिन वो तो अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई सक्सेसफुल। देखते हैं इस बार जो NEP आया है इसमें क्या क्या बदलाव है और इसमें कुछ बच्चों के लिए या फिर सरकारी स्कूल में सुधार आती है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे शिक्षण विधियों संबंधी सुझाव। इन्होंने बताया कि असमर्थ बच्चों को पढ़ाने की विधियों में बदलाव की आवश्यकता है। सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ने के लिए शिक्षण विधियों में बदलाव लाना होगा। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बताया कि असमर्थ बच्चे जो है जो पढ़ने में विधियों में बदलाव की आवश्यकता है। जो असमर्थ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं उसके पढ़ने का जो है स्टाइल चेंज करना होगा। जैसे कि कोई अंधे हैं, कोई देख नहीं पाते हैं, तो उस बच्चे को कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाए। इस तरह से सिलेबस तैयार किया जाए जो कक्षा में पढ़ने के लिए शिक्षण विधियों में बदलाव लाना होगा। फोर्थ पॉइंट है शिक्षण प्रशिक्षण। अध्यापकों को शिक्षण प्रदान करना होगा जिसमें अध्यापक सामान्य बच्चों के साथ और बच्चों को आसानी से पढ़ा सके। ऐसा करना चाहिए। हर टीचर को, हर अध्यापक को शिक्षण प्रदान करना होगा जिसमें अध्यापक सामान्य बच्चों के साथ साथ बच्चों को आसानी से पढ़ा सके। नारी शिक्षा पर जोर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है। नारी शिक्षा पर जोर देने के लिए उन्होंने महिलाओं लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस सिद्धांत में कहा गया कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। अभी आज देख रहे होंगे कि सभी लड़कों एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की असमानताएं नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। सभी लड़के लड़कियों को समान अधिकार देना चाहिए। वो किसी चीज़ को पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर लड़के कुछ कर रहे हैं तो लड़कियों को भी समान अधिकार है कि वो भी बहुत कुछ करें अपने लाइफ में। तो इसीलिए इसी जब पॉलिसी लाया गया था NPE 1986 में, इसी में प्रावधान किया गया था कि हर महिलाओं को अधिकार है कि वो पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव। नेक्स्ट जो पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव। विभिन्न स्तरों का शिक्षा का पुनर्गठन। 5 विभाग, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन इसमें किया गया। इसमें 5 विभाग में देखा गया है। 5 विभाग जो है शिक्षा के सभी स्तरों का पुनर्गठन करने पर बल दिया गया और पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के पाठ्यचर्या में सुधार करने और उसके स्तर को उठाने पर बल दिया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जैसे प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस स्तर पर शिष्यों के शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा और भोजन, वस्त्र, सफाई और पर्यावरण पर भी ध्यान जाएगा। कितना व्यवस्था किया गया तो वो अलग बात है कि ये सब चीज़ अगर इम्प्लीमेंट होता तो आज हर गांव और हर कस्बे के बच्चे जो होता है आज अलग ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था इसमें की गई है आप लोग देख सकते हैं। और आप खुद से देखिए कि आपके आसपास जो स्कूल है या फिर प्राथमिक स्कूल है उसमें क्या ऐसी व्यवस्था है जो इसमें बताया गया है। इसमें कितना अच्छे भोजन का, वस्त्र का, साफ सफाई, पर्यावरण, हर चीज़ पे ध्यान दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे शारीरिक, बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। सब व्यवस्था किया गया इस शिक्षा नीति में, लेकिन वो अलग बात है कि इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी व प्रबंध शिक्षा हेतु अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद एवं राज्यों के तकनीक शिक्षा बोर्ड के सुदृढ़ करने एवं कुछ अच्छे तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने की इसमें बात की गई है। इसमें जो बात की गई है जो कि 1986 का शिक्षा नीति है, इसके बारे में ये प्रबंध की गई है। नंबर 3 पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। शिक्षा व्यवस्था जो था उनको पूरी तरह से सभी पे लागू हो ऐसा कारगर बनाना,
लेकिन बना तो नहीं। मैंने तो आसपास में जो भी स्कूल देखे हैं उसमें ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हाँ, ऐसा नहीं है कि सब स्कूल में ऐसा नहीं है, कुछ कुछ स्कूल है जहाँ की हर चीज़ को ध्यान में रखा गया है, लेकिन कुछ ही स्कूल कॉलेज ऐसे हैं लगभग ना के ही बराबर है और सब जो देख रहे हैं। अगर आप लोगों के आसपास में ऐसा व्यवस्था है और आपको लगता है कि हाँ सरकारी स्कूल में हर चीज़ दिया गया है, जो शिक्षा व्यवस्था इसमें बताया जा रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ आसपास में ऐसी व्यवस्था की गई है। तो तीसरा नंबर पॉइंट है कि शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। इस शिक्षा नीति में तत्कालीन शिक्षा वातावरण में उद्देश्यों की गंभीरता के साथ साथ आधुनिकीकरण एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के गुण एवं प्रसार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन को सम्मिलित किए जाने की बात की गई है। इस तरह से आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। शैक्षणिक विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया स्वरूप देना, शैक्षणिक विषय वस्तु जो है उसमें नया स्वरूप देने की बात की गई है। इस नीति में शिक्षा के विषय वस्तु और प्रक्रिया को अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विषय से संबंधित किया जाएगा। ठीक, 5 नंबर है संपूर्ण देश को 10+2+3 शिक्षा संचार लागू हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर हम लोग जो पढ़े हैं यही 10+2+3 पढ़े हैं, क्या है कि 10th किए फिर +2 किए और फिर ग्रेजुएशन 3 साल का किए। ये शिक्षा व्यवस्था जो है इस तरह से हम लोगों ने किया, जो कि अब बदलने वाली है। 2020 का जो NEP है उसमें बहुत सारे चेंजेज किए गए हैं। इसके अनुसार देख सकते हैं कि इस नीति के अनुसार 10 वर्षीय शिक्षा पूरे देश के लिए समान होगी और इसके लिए एक आधारभूत पाठ्यक्रम होगा। +2 पर प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा और अन्य बच्चों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी एवं जाएगा। जो देश की प्रदान की जाएगी एवं +3 पर छात्रों को उच्च ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जो देश की सांस्कृतिक सुरक्षा और आधुनिकीकरण में सहायक होगा। क्या बात है, इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है। ये सिर्फ ना रजिस्टर या फिर सरकारी दस्तावेज में ही लिख कर रहा जाता है। रियल ज़मीनी हकीकत अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो आज इतने स्टूडेंट जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं होगी। बचपन से अगर इस सब चीज़ पे उनको दिया जाता, हर चीज़ को उनके अनुसार प्रदान किया जाता, तो आज सभी स्टूडेंट अलग मुकाम पे होते। खैर कोई बात नहीं है, ये सरकार की नीति है, बनती तो है फिर बिगड़ती भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग 6 नंबर, शिक्षकों के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाए। वाह, शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा, उनके स्तर को उठाने के लिए वेतन बढ़ाया जाएगा, पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जाएगा, प्रत्येक जिले में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। मैंने तो नहीं देखा अभी तक, फिर भी कोई बात नहीं, सरकार की तरफ से इतना कुछ हुआ है, अब कहीं कहीं ज़रूर हुआ होगा, मुझे बिलीव है। मेरे ज़िले में नहीं हुआ है तो क्या, और सब जगह ज़रूर हुआ होगा इस तरह से कि शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा। ये तो होता है, वो अलग बात है कि टीचर जाके पढ़ाते नहीं, उनके स्तर को उठाने के लिए वेतन बढ़ाया जाएगा, ये भी ठीक है। पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांतों को लागू किया जाएगा, प्रत्येक जिले में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। ये तो नहीं मैंने देखा प्रशिक्षण संस्थान, हो सकता है होगा जो प्रशिक्षण करने के लिए जाते होंगे टीचर लोग। जाते हैं तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं, हर बच्चे क्यों प्राइवेट स्कूल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं। एनीवे 7 नंबर पॉइंट देखते हैं, परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाए। इसके अनुसार मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाया जाए, बाह्य वातावरण को अधिक महत्व दिया जाए, प्रश्न पत्रों की रचना, पुस्तकों के मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाया जाए, श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम को लागू किया जाए। ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। प्रो शिक्षा कार्यक्रम, उसी समय का प्रो शिक्षा कार्यक्रम मतलब बूढ़े व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का उपयोग किया जाए और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में जनसंचार के साधनों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। आप लोग एक समय में देखे होंगे सभी जेंट्स पुरुष पढ़ने जाते थे, जेंट्स थे लेडीज़ थे, वो लोग पढ़ने के लिए जाते थे। अभी तो खैर ये सब चीज़ तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हाँ सरकार के कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ ना कुछ तो विकास किया गया था और अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ तो लोग साक्षर जरूर हुए।
9 नंबर पॉइंट है सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इसके लिए खुली शिक्षा और दूर शिक्षा व्यवस्था का भी की जाए। साथ ही जनसंचार के माध्यमों का भी प्रयोग भी किया जाना चाहिए। 10 नंबर है पॉइंट महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। महिला शिक्षा जो उन पे विशेष ध्यान दिया जाए। स्त्री पुरुषों में भी भेदभाव नहीं किया जाए। महिलाओं को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनको व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधा दी जाए। बिल्कुल सही बात है। इस सब चीज़ में हम सहमत हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है। स्त्री पुरुष को भेदभाव नहीं किया गया और सभी महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ये अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। 11 नंबर पॉइंट है अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को शिक्षा की उचित व्यवस्था। अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। इन विद्यालयों में इन्हीं वर्गों और इन्हीं क्षेत्रों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और इन वर्गों के बच्चों की आर्थिक सहायता की धनराशि बढ़ाई जाए। ये सब चीज़ तो बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति है उन सब बच्चों के लिए ये सब चीज़ व्यवस्था हुई है। और थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हर चीज़ में व्याप्त है, बट हाँ ज़मीनी हकीकत में कुछ ना कुछ बच्चों के लिए किया गया है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं। ये सब पॉइंट आपको लिखना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स को लेना है। ये सब पॉइंट आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने पॉइंट बनाया है वही पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन हाँ अनुसूचित जाति जनजाति जो SC ST के बच्चे हैं उनके बारे में क्या क्या किया गया है सरकार की तरफ से वो आप पॉइंट जोड़ सकते हैं। 12 नंबर पॉइंट है अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संस्कृति व धर्म की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है और उन्हें अपनी संस्थाएं चलाने का भी अधिकार दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा बिल्कुल संविधान में है, ऐसा उल्लेख किया गया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़े हैं तो इसमें आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा आर्टिकल नंबर किस में अपनी भाषा संस्कृति और धर्म की रक्षा करने का अधिकार दिया गया अल्पसंख्यकों को। तो आर्टिकल नंबर आपको कमेंट करना है। 13 नंबर पॉइंट है विकलांग एवं मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हाँ जो विकलांग है और जो थोड़ा सा उनके पास बुद्धि की कमी है उन बच्चों के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था की जाए और ऐसा होना भी चाहिए। और समर्थ बच्चों जो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं इनको सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, ठीक। तथा जो बच्चे बिल्कुल गूंगे बहरे अंधे और मंदबुद्धि बच्चों के लिए अलग स्कूल खोले जाए, ठीक है। ऐसा इसलिए होना चाहिए कि अगर एक साथ पढ़ाया जाता है मंदबुद्धि को तो कुछ बच्चे उन पे हावी हो जाते हैं या फिर उनके साथ अलग तरह के सलूक करते हैं जो कि बच्चे को डिमोरलाइज कर सकते हैं और बच्चे को मन नहीं लग सकता। तो इसलिए अगर वैसे बच्चे हैं तो उनको अलग व्यवस्था उनके लिए किया जाए ताकि बच्चे अच्छे से उस व्यवस्था में पढ़ पाएँ। और ऐसा किया भी गया है सरकार के द्वारा, बहुत सारे ऐसे विकलांग या फिर ऐसी स्कूल की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा जिसमें कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं। निष्कर्ष, इनके निष्कर्ष के बारे में हम लोग देखते हैं, इनके कंक्लूजन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। निष्कर्ष, शिक्षा नीति द्वारा आर्थिक स्थिति में कमज़ोर होने पर भी प्रतिभावान बच्चों की शैक्षिक प्रगति में तेज़ी लाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने 10+2+3 पैटर्न पर जोर दिया, नारी शिक्षा और पुरुष शिक्षा पर जोर दिया। इसके साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा स्तर में बदलाव लेकर था और देश को ऐसी शिक्षा नीति देनी थी जो आधुनिकीकरण को लेकर आए, ठीक है। अच्छी व्यवस्था की गई थी इसमें और बहुत ही अच्छे पॉइंट को मैंने देखा और पढ़ा और आप लोग भी पढ़ के देखिएगा कि कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट जोड़ी गई थी 1986 के ही टाइम। और इतनी अच्छी NPE जारी किया, अगर पूरी तरह से हर पॉइंट को इम्प्लीमेंट किया जाता तो आज रियल में देश के बच्चे बहुत ही तेज़ होते और कुछ ना कुछ कर रहे होते और बेरोजगारी की हालत में वो बिल्कुल नहीं होते। खैर कोई बात नहीं है, बहुत हद तक ये इम्प्लीमेंट तो हुआ है सरकार के द्वारा, कुछ चीज़ें नहीं हो पाई है। मैं आशा करता हूँ कि नया जो NEP आया है उसमें बहुत सारे सुधार करके लाया गया है और अधिक से अधिक बच्चे इसमें सफल होंगे। तो आज की वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म हो रही है, समाप्त हो रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।